और अपनी बुद्धि हम घर छोड़ के आ जाएं, जो कि संभव लोकतंत्र में हो नहीं सकता। नहीं, लेकिन गुलाम नबी साहब, जनता ने वोट दिया, एक सरकार को चुना, और वाकई एक ऐसा मौका देश के सामने आया जब कांग्रेस से हटकर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत के साथ सत्ता में लाया गया। दूसरी तरफ वही पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव लोकसभा में हारी, उनकी संयोग से तादाद राज्यसभा में ज्यादा है, और अगर वो एक हो जाएं तो इस तमाम चीजों को कानून बनने से रोक सकते, ये मैसेज निकल कर आया। लेकिन क्या ये वाकई रुकावट नहीं है? आप कह रहे रुकावट नहीं है, ये सवाल इसलिए क्योंकि जनता ने जिसे चुना है वो तो लोकसभा के लिए चुना है, और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उससे मैसेज ये आ रहा है कि अगर हम लोकसभा में हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है तो आइए फिर राज्यसभा में। ऐसा नहीं, ये उल्टा है कि अगर राज्यसभा में आपकी हैसियत है तो आए हम लोकसभा में दिखाएंगे, ये उल्टा है। हमारा जो कानून और पार्लियामेंट और देश उसकिस आधार पर चलता है, हिंदुस्तान के संविधान पर। और अगर लोकसभा की ही ताकत को, चाहे कोई भी उसकी ताकत होती, उसी को मानता, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने राज्यसभा को बनाया नहीं होता। तो राज्यसभा तो इसीलिए बनाया गया कि वो राज्यसभा में अच्छी तरह से उन बिलों को, उन कानूनों को देखें, वो जनता का ख्याल भी रखें और स्टेट का भी ख्याल रखें। वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो राज्यसभा के लोग हैं ये कोई चलते फिरते सड़क से नहीं आते हैं। इनको जिन लोगों ने राज्यों में चुना, जो करोड़ों लोग एमएलएज को चुनते हैं, वो एमएलएज राज्यसभा को मेंबर चुनते हैं। तो इनकी जो डबल तरीके से ये चुने जाते हैं, आम जनता एमएलएज को चुनती है और एमएलएज राज्यसभा को मेंबर्स को चुनते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी डबल है। उनकी जिम्मेदारी उन वोटरों के प्रति है जिन्होंने एमएलएज को चुना है, और राज्यसभा के मेंबर्स की जिम्मेदारी उन एमएलएज के प्रति भी है जो राज्य सरकारें चलाती हैं। तो डबल जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ती है। चलिए, आप पहली बार इस बात का एहसास करा रहे हैं कि ऊपरी सदन का मतलब वाकई ऊपरी सदन होता है, चाहे राज्यसभा के हर चुनाव के वक्त सीटें खरीदी क्यों ना जाती हो, ऐसे लोग क्यों ना आते हो। वो लोकसभा में क्या आपकी गारंटी है? दोनों की हालात एक जैसी हैं। वो लोकसभा में आपको ज्यादा शिकायतें मिलेंगी। ओके। पहली बार एक ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस को एक नायक मिल गया है जो विरोध भी कर सकता है। अभी तक कांग्रेस जानी जाती थी सत्ता पे रहेंगे, सत्ता चलाएंगे, सत्ता भोगेंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन पहली बार महसूस हो रहा है विपक्ष है, तेवर है, उसका नेता सड़क पर है, झुग्गी झोंपड़ियों में है, किसानों के बीच में है, और जिन स्थितियों को कांग्रेस जीती रही वो उल्टा आरोप भी उसी को लगा के कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहा है। इस नायक का नाम क्या राहुल गांधी है? तो इसका नाम कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी कोई पहली दफा विपक्ष में नहीं है। 77 में भी विपक्ष में रही है। उसके बाद अटल जी के पूरे वक्त में हम लोग विपक्ष में थे। तो ये कांग्रेस ये बताना चाहती है कि अगर हम सरकार चलाएं तो हम सरकार चलाने के सक्षम भी हैं, और हम विपक्ष में जब रहें तो एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष का रोल भी हम कर सकते हैं। ये बार बार मैसेज जा रहा है या बार बार मैसेज आ रहा है कि जिस स्थिति में कांग्रेस चुनाव हारी 2014 में, वो परिस्थितियों को देख लीजिए और अभी के एक बरस को देख लीजिए। इस एक बरस में उपलब्धियों को आप देखिए ना देखिए, लेकिन उस दौर को याद मत कीजिए। वो बड़े बुरे दिन थे, दुख भरे दिन बीतो रे भैया, इसका जिक्र किया गया। अगली लाइन का जिक्र नहीं चाहे किया गया कि सुख भरे दिन आयो रे, लेकिन दुख भरे दिन बीतो रे भैया, इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर तक ने किया। नहीं, आप तो अगर चर्चा कर रहे हैं अच्छे दिनों के, तो अच्छे दिन कब आते हैं? अच्छे दिन 125 करोड़ के लिए आए हैं या आई, मी एंड माई सेल्फ के लिए आए हैं? अगर वो है तब तो अच्छे दिन आए हैं। लेकिन अगर 125 करोड़ जनता के लिए अच्छे दिन की बात करें तो अच्छे दिन यूपीए 1, यूपीए 2, जब मनरेगा बना था, जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बना था,
जब राइट टू एजुकेशन बना था, जब सड़कें बन रही थी, जब गांव-गांव में स्कूल, अस्पताल बन रहे थे, जब मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, 13 करोड़ लोगों को 13 करोड़ जॉब कार्ड्स थे, उसका मतलब तकरीबन 65 करोड़ आबादी को पैसा जाता था मनरेगा में। हर गांव में तकरीबन 9 लाख गांव में हमारी आशा वर्करें हैं जो वहाँ के गर्भवती महिलाओं को दवाई देती हैं, हॉस्पिटल ले जाती हैं। नवजात शिशुओं के लिए प्रोग्राम बने, बूढ़े बुजुर्ग और उनके लिए प्रोग्राम बने। कोई भी सेक्शन नहीं रहा हो सोसाइटी का जिसमें यूपीए 1 और यूपीए 2 में प्रोग्राम नहीं बना हो। बिजली का उत्पादन इतना बड़ा हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में, दालों की प्रोडक्शन में एक रिकॉर्ड 2012-13 में, 11-12 में अपने ही रिकॉर्ड हमने तोड़ लिए, लेकिन सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं होती थी। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन तमाम चीज़ों में देहात आज भूल गया है। आज कितने फार्मर्स, हमारे किसान कितने आत्महत्या करते हैं, उनको कौन पूछता है? आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ी है क्या? हमारे वक्त में कितनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ती थी किसानों के लिए, तभी जाके उत्पादन बढ़ता था। ये तमाम जो गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए, पूरे देश के लिए जो प्रोग्राम बने थे वो आज प्रोग्राम ठप हो गए हैं। आज 24 घंटे सिर्फ एक ही बात होती है, विदेश के टूर होते। मैं ये नहीं कहता हूं कि विदेश के टूर नहीं होते, विदेश के टूर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किए, इंदिरा गांधी ने भी किए, राजीव गांधी ने भी किए। और ये आज जो महसूस किया जा रहा है कि सब कुछ पहली दफा हुआ है, ऐसा नहीं है। अमेरिका राजीव गांधी जब पहली दफा गए थे 85 में, उसके बाद फिर 3 साल बाद गए, लेकिन 85 में उनके ये ऐसी विजिट थी कि अमेरिका के पेपर्स ने लिखा था कि अगर राजीव गांधी अमेरिका से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे तो वो अमेरिका से जीत जाएंगे, इस तरह का उस वक्त। लेकिन उसको अहमियत नहीं दी। राजीव गांधी जब 88 कह रहे हैं, राजीव गांधी जब 88 में चाइना गए, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो उन्होंने ब्रेक थ्रू 34 साल के बाद पहली दफा प्राइम मिनिस्टर गया और 62 की लड़ाई के बाद पहली दफा गया। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री और इस मंत्रिमंडल के साथियों को चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां दुनिया भर जाने की फुर्सत मिलती है, लेकिन उसी राजीव गांधी की आज 24वीं उनकी डेथ एनिवर्सरी है, वहां मंत्रिमंडल का एक आदमी नहीं जा सकता। क्या शर्म की बात नहीं? हमें लगता है कि बहुत सारे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके जहन में आया, याद राजीव गांधी का आ रहा होगा, क्योंकि आर.के. लक्ष्मण ने कार्टून बनाया था। उस कार्टून में जो उसका जो कॉमन मैन था वो दुनिया के नक्शे पर राजीव गांधी को देख के बतला रहा है, सर ये कंट्री बची हुई है, उन्होंने भी इतना सफर किया था। हमारा लेकिन सवाल दूसरा था। आपने मनरेगा का जिक्र किया, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन का जिक्र कीजिए, फूड सिक्योरिटी का जिक्र कीजिए, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला। हमारा कहना है ये एक ऐसी फेरिस्त आपके साथ यूपीए 2 में जुड़ती चली गई जिसको लेकर मौजूदा सरकार गर्व के साथ ये कहने की स्थिति में है कि हमारे वक्त में घोटाले नहीं हुए हैं। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे देखिए क्या होता है। क्या अभी तो शुरू ही कहाँ किया। दूसरा हिस्सा, हम तो 5 साल पहले की बात एक भी बात बताए। आप तो यूपीए 2 में अगर कहीं एलिगेशन है, कानून उस पर कार्रवाई करेगा, तो आप तो एनडीए के पहले साल की बताते हैं। हमारे तो यूपीए के पहले 5 साल की कोई बात कराइए। लेकिन सर भारत के इतिहास में किसी प्राइम मिनिस्टर बताइए सीबीआई पूछताछ अगर करती है। सुनिए, एनडीए कांग्रेस ने, आप ही लोग बताते हैं, दूसरे के 50 साल में, 55 साल में अगर एक दफा 2-3 लोगों की शिकायत आई हो जो कि बिल्कुल गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप उसको 1 साल में ही अभी कहां कह रहे, उसको कंपेयर कर रहे हैं। कांग्रेस का तो आपको लगता है कि अभी 5 साल में ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी? बहुत हो जाएंगी, और जरूरी नहीं हर जगह होंगी। आपको क्या मालूम है एक ही जगह सब घोटाले हो रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग डिस्कशन चूंकि कर रहे थे, क्या इस देश का सिस्टम ऐसा क्रोनी सिस्टम है जिसमें ये चीजें कोई भी सत्ता में रहेगी, होगा ही? आप ये कह रहे हैं? ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि
कई देशों में इस तरह की घटनाएं आप अगर देखेंगे, जापान में हर दूसरे तीसरे साल प्रधानमंत्री बदल जाता है किसी न किसी घोटाले में। अगर उसके हिसाब से अगर यहाँ देखें तो कितने साल हमारे प्रधानमंत्री, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, शास्त्री हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री, एक तो एलिगेशन हुआ और दूसरा घोटाला हुआ। एलिगेशन तो आप किसी पर भी कभी भी लगा सकते हो राजनीति दिखाने के लिए, लेकिन एक हुआ क्या घोटाला किया। और अगर किसी व्यक्ति ने किसी सरकार में, वो यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, एनडीए की जब सरकार थी, अटल जी जब थे, अटल जी पर कोई घोटाले का नहीं था, लेकिन उनके मंत्री डिफेंस मिनिस्टर पर था। आपको मालूम है कॉफिन के बारे में कितना, 1 साल तो 3 साल तो मंत्री को सदन में ही आने नहीं दिया, उसकी बात ही नहीं सुनी थी। कफन घोटाले की बात चली थी। अब कई ऐसी चीजें हैं जो आएंगी, इस गवर्नमेंट के बारे में भी आई थी। तो इसका मतलब यह है कि पहले बरस की उपलब्धियों के खाके में आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं? पहले उपलब्धि किस चीज की, मुझे एक बताइए। कोई दाग नहीं लगा? हाँ? कोई दाग नहीं लगा? दाग लगा क्या? देखो, उपलब्धि में बहुत अच्छी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि इस गवर्नमेंट की है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 9,000 करोड़ का कट कम कर दिया गया जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 5,500 करोड़ का कट। एनिमल हस्बेंड्री में 350 का। स्वच्छ भारत, ये हम देखें जिसके लिए इतनी चर्चा होती है, स्वच्छ भारत का 6,000 करोड़ रुपए कट। इसी तरह से नेशनल एड्स कंट्रोल का 500 करोड़, प्रमोशन ऑफ आयुष का 300 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन का जो कट है वो 3,600 करोड़ का, नेशनल लाइवलीहुड का, प्राइमरी एजुकेशन का जो रिडक्शन है वो 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ कोई एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में पैसे काटता है कि बढ़ाता है? सेकेंडरी एजुकेशन में 1,500 करोड़, हायर एजुकेशन में 1,500 करोड़ का कट। डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फैसिलिटीज एंड जुडिशरी, उनकी है ही नहीं पहले बेचारी की। टोटल 500 थी, उसमें भी 785 था, उसमें भी 500 का कट हो गया। और नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स, उसमें भी कट, हाउसिंग में कट, अर्बन मिशन में कट। ये तमाम प्रोग्राम इस तरह से कट, कोई पुलिस मॉडर्नाइजेशन में कट। और नहीं सर, हमें एक चीज बताइए, आप और सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो सब प्लान है शेड्यूल कास्ट का, उसमें कट जो है 13,000 करोड़ का कट। और ट्राइबल में जो सब प्लान है उसमें 7,500 करोड़ का कट है। तो ये गवर्नमेंट किसके बलबूते पे चल रही है? किसके बलबूते पे चल? अच्छा है, हम चाह नहीं रहे थे कि हम डॉक्यूमेंट्स निकालें। हमको लगता है आप डॉक्यूमेंट निकाल रहे, तो हम भी डॉक्यूमेंट आपके ही दौर का निकाल रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश को लेकर आपका नजरिया अलग होगा, मोदी सरकार का अलग होगा। साहब, देश तो एक ही है ना। आप लोग हंगामा किए हुए हैं कि आप अंबानी को मत दीजिए, अडानी को मत दीजिए, उसके लिए जमीन ले रहे हैं। आपने क्या किया अपने दौर में? चलिए हम उसके आपको जानकारी दे देते हैं। बताइए। ठीक है, आप लोग खेती की जमीन का जिक्र करें। भारत फोर्ज पुणे में आपने जमीन दी 7,000 हेक्टेयर, 17 गांव उसमें खत्म हो गए। 70% खेती होती थी वहां पे, बाजरा, ज्वार, चावल, आलू, धान सब होता था। रिलायंस को आपने रायगढ़ में जमीन दी 14,000 एकड़, 47 गांव खत्म हुए, 100% खेती की जमीन। रिलायंस घर घर गुड़गांव में आपने जमीन दी 10,117 हेक्टेयर, 49 गांव खत्म हो गए। हाईटेक सेज को लेकर जो आपने किया, फ्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो हमारा कहना है एक लंबी फहरिस्त है। आप जरा इसको समझिए। आपके हिसाब से देश चले या मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से देश चले, देश तो वही रहेगा साहब। आप इसमें बांटते क्यों हैं? और आप लोगों का नजरिया इस देश को लेकर एक क्यों नहीं होता है?